कभी सोचा है कि बिना एक भी शब्द कहे एक पूरी की पूरी कहानी कैसे बताई जा सकती है? आज हम जी हुन जियोंग की एक मास्टरपीस द होराइजन के पहले चैप्टर में ठीक यही देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तस्वीरों की जुबानी है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है कि भाई, जब शब्द कम पड़ जाएं या कहें कि नाकाम हो जाएं, तो कहानी आखिर कही कैसे जाए? तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ये कमाल कैसे हुआ है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? किसी डायलॉग से नहीं, बल्कि जंग के कान फाड़ देने वाले शोर से। और यहीं हम मिलते हैं एक छोटे लड़के और उसकी माँ से। देखिए, उनके बीच कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि बात की कोई जरूरत ही नहीं है। उनकी आंखों में जो खौफ है ना, बस वही पूरी कहानी कह देता है। एक ऐसा डर जो बिल्कुल असली है और दिल दहला देने वाला है। यहाँ जी हुन जियोंग का आर्टिस्टिक कमाल देखने को मिलता है। पूरी कहानी में डायलॉग तो नहीं है, लेकिन हाँ, शब्दों का इस्तेमाल जरूर हुआ है, जैसे बूम, चीखें, भागो। पर ये शब्द हमें कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं। नहीं, ये तो हमें सीधा उस खौफनाक माहौल का हिस्सा बना रहे हैं। मतलब हम उस पल को पढ़ नहीं रहे, हम उसे महसूस कर रहे हैं। और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। शोर का इस तरह से थम जाना, यकीन मानिए, ये शांति उस शोर से भी ज्यादा डरावनी है। एक ऐसी खामोशी जो अंदर तक बेचैन कर देती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लड़का अकेला है, और ये जो खामोशी है ना, ये पहले वाले शोर से कहीं ज्यादा कान फोड़ने वाली है, बहरी कर देने वाली है। जरा इन तस्वीरों के स्केल पर गौर कीजिए। तबाही का ये कितना बड़ा मंजर है, और उसमें वो लड़का कितना छोटा, कितना अकेला दिख रहा है। बिना एक भी शब्द बोले जियोंग हमें उसकी लाचारी और इस पूरी बर्बादी की भयावता का एहसास करा देते हैं। और ये देखिए, कला की दुनिया में इसे कहते हैं नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल। मतलब तस्वीर में जानबूझकर खाली जगह छोड़ना। ये जो सफेद खालीपन है, ये हमारा पूरा ध्यान लड़के और उसकी माँ पर खींच लाता है, और उस पल के दर्द को, उस दुख को और भी गहरा बना देता है। तो अब हम कहानी के एक बहुत ही साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक हिस्से में आ गए हैं। ये हिस्सा है एक बच्चे के इनकार का, उस इनकार का जब सच बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ये सीन सच में दिल तोड़ देने वाला है। यहाँ शब्दों के लिए कोई जगह ही नहीं है, बस तस्वीरें हैं जो हमें उस बच्चे की बेबसी दिखाती हैं, और सच्चाई को न मानने की उसकी वो मासूम कोशिश, जब वो नामुमकिन को मुमकिन करने में लगा है। तो सवाल ये है कि आर्टिस्ट ने ये जादू किया कैसे? देखिए, आंखों का क्लोजअप हमें किरदार का शौक दिखाता है, हाथों पर फोकस उसकी बेचैनी, उसकी बेताबी दिखाता है, और जो वाइट शॉट्स हैं वो उसके अकेलेपन पर जोर देते हैं। और क्योंकि कोई डायलॉग है ही नहीं, तो हम सीधा उसकी भावनाओं से, उसके इमोशन से जुड़ जाते हैं। और फिर कहानी के क्लाइमैक्स पर हमें मिलता है एक अकेला शब्द, रियलिटी, मतलब हकीकत। ये एक शब्द उस इनकार की दुनिया को तोड़ने वाले एक हथौड़े की तरह है। और इस एक शब्द के साथ आती है ये तस्वीर। लड़का बस खामोश बैठा है। अब कोई छटपटाहट नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस उस सच्चाई का बोझ है जिसे अब उसने मान लिया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। नहीं, ये दुख अब एक अकेले सफर में बदल जाता है, क्षितिज की ओर, उसका पहला कदम। लेकिन आगे बढ़ने से ठीक पहले वो एक आखिरी बार अपनी माँ को छूता है। ये एक खामोश अलविदा है, एक ऐसा पल जहां उसका बीता हुआ कल खत्म हो रहा है और एक अनजान भविष्य की शुरुआत हो रही है। अब जरा इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। एक तरफ उसे अपनी माँ मिलती है, और दूसरी तरफ वो अकेला चल पड़ता है। बस ये दो तस्वीरें इस एक चैप्टर में उसके पूरे सफर की कहानी कह देती हैं, अपने किसी को पाने से लेकर सब कुछ खोकर एकदम अकेले रह जाने तक। और आखिर में हम इस तस्वीर पर आके रुकते हैं, एक अकेला सा इंसान और उसके सामने एक अंतहीन दुनिया। ये नज़ारा जितना खूबसूरत है ना, उतना ही अनजाना और शायद खतरनाक भी। और बस यहीं से बाकी कहानी के लिए स्टेज सेट हो जाता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सब कुछ खो जाता है तो आखिर चलने के लिए बचता ही क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी में गूंजता रहता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो याद है पिछली बार हम इन बच्चों को कहाँ छोड़कर आए थे? एक वीरान, तबाह हो चुकी दुनिया में, बिल्कुल अकेले, एक लड़का और एक लड़की, और उनकी मंजिल बस एक क्षितिज। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये अकेला सफर अब खत्म होने वाला है।
उनका सफर बिल्कुल अकेला था। एक अनजान तबाही से बचकर वो बस चले जा रहे थे। बस एक उम्मीद के सहारे कि क्षितिज के उस पार शायद कोई बेहतर दुनिया उनका इंतजार कर रही हो। और कई दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद उनका ये अकेलापन टूटने वाला था। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो उनके इस सफर की पूरी कहानी ही बदल कर रख देगी। और यहीं पर उनकी शांत खामोश दुनिया में एक अजनबी की एंट्री होती है। लेकिन ये मुलाकात किसी राहत की तरह नहीं, बल्कि एक नए डर की शुरुआत जैसी थी। अचानक से ऊंची ऊंची घास के बीच से एक आदमी निकलता है और उसका बर्ताव बिल्कुल अजीब है। वो पागलों की तरह हाथ हिला रहा है, चीख रहा है, और उसकी मौजूदगी से ही हवा में एक अजीब सी दहशत घुल जाती है। अब जरा यहाँ देखिए, ये बहुत जरूरी है। बच्चों का रिएक्शन। लड़के की आंखों में तो साफ साफ खौफ है, उसे सिर्फ खतरा दिख रहा है। पर लड़की, उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भी है। यही पता चलता है कि दोनों दुनिया को कितने अलग नजरिए से देखते हैं। और फिर मामला और भी ज्यादा बेचैन करने वाला हो जाता है। वो अजीब आदमी अब एक खामोश साए की तरह एक दूरी बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तो जो एक अजीब मुलाकात थी, वो अब एक मंडराते हुए खतरे में बदल चुकी है। तो अब सिचुएशन ये है कि बच्चे एक तरह से फंस चुके हैं। उन्हें इस नए साथी के साथ एक तनाव भरे, अनकहे रिश्ते में रहना पड़ रहा है। और यहीं से कहानी में असली टेंशन बनना शुरू होता है। लड़के के अंदर एक आवाज, एक गट फीलिंग जिसे कहते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यही डर अब उसके हर फैसले की वजह बनने वाला है। और फिर वो आदमी वो कर देता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो एक झटके में उनका सबसे कीमती सामान, लड़के की पानी की बोतल, छीनकर एक ही सांस में खत्म कर देता है। लड़के के लिए उसका शक अब एक खौफनाक सच बन चुका था। और यहीं पर लड़के का दिमाग देखिए कितनी तेजी से चलता है। वो फौरन जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। सिर्फ पानी बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों को बचाने के लिए। वो उनका प्रोटेक्टर बन जाता है। तो अब इस खतरे को देखकर लड़का पैनिक नहीं करता। नहीं, वो ठंडे दिमाग से एक प्लान बनाता है। बिल्कुल सिंपल सा प्लान। 3 स्टेप्स। सोने का नाटक करो, उसके सोने का इंतजार करो, और फिर अंधेरे में चुपचाप निकल जाओ। तो जैसे ही वो आदमी सोता है, एक्शन शुरू होता है। हर एक कदम बिल्कुल खामोशी में। हवा में बस एक ही उम्मीद है कि बस किसी तरह यहां से निकल जाए बिना कोई आवाज किए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में सबसे अच्छे प्लान भी एक पल में तबाह हो सकते हैं। और एक आवाज, बस एक आवाज सब कुछ बदलने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर बूम, एक कान फाड़ देने वाला धमाका। रात की खामोशी एक पल में हजारों टुकड़ों में बिखर जाती है। और इसी एक पल में हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। उस आदमी का रिएक्शन वो गुस्से वाला नहीं था, वो था बच्चों जैसा डर, शुद्ध डर। वो उनसे भी ज्यादा डरा हुआ है। ये आदमी आखिर है कौन? और इसके बाद जो होता है वो एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज है। बच्चे उससे डरकर भाग रहे हैं और वो आदमी अपने डर के वजह से उनके पीछे भाग रहा है। और फिर पीछा खत्म होता है और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वो आदमी शिकारी था ही नहीं, वो तो इस टूटी फूटी दुनिया में एक और डरा हुआ इंसान था जो बस अकेला नहीं रहना चाहता था। तो बस लड़के का भागने का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था और अब वो तीनों एक नई, अजीब और अनजानी हकीकत में एक साथ फंस चुके थे। तो रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन सुबह अपने साथ और भी बड़ी और भी मुश्किल परेशानियां लेकर आई। अब इन तीनों को साथ रहना सीखना था और ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। तो अब सिचुएशन क्या है? पानी खत्म हो चुका है और एक ऐसा आदमी साथ है जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे? और एक बार फिर लड़का ही है जो इस मुश्किल का हल निकालने की कोशिश करता है। और यहाँ लड़का एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्लेवर प्लान बनाता है। वो उस आदमी के अजीब बिहेवियर को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो जोर जोर से चीखकर उसका ध्यान भटकाता है ताकि लड़की को चुपके से बचा हुआ पानी पीने का एक छोटा सा मौका मिल जाए। और कमाल की बात यह है कि प्लान काम कर जाता है
और इस सारे तनाव और डर के बीच में एक छोटा सा प्यारा सा मोमेंट आता है, एक सिंपल सा शुक्रिया जो उनके मजबूत रिश्ते को एक बार फिर से दिखाता है। तो अब हम इस कहानी के एक नए मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। पूरी इक्वेशन बदल चुकी है। 2 लोगों का सफर अब 3 लोगों का बन गया है और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। वो अब 2 नहीं 3 हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, ये आदमी खतरा है, एक बोझ है, या फिर क्या पता इस खाली दुनिया में जिंदा रहने का उनका अकेला मौका। द होराइजन के हमारे सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम देखेंगे कि कैसे दया का एक छोटा सा काम जिंदा रहने की इस बेरहम दुनिया में एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाता है। तो कहानी में हम वापस आते हैं। बच्चों को पानी तो मिल गया है, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। अंधेरे में जो वो अजीब आदमी मिला था ना, वो अभी भी उनके साथ है और अब एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। तो ठीक है, प्यास का जो सबसे बड़ा खतरा था वो तो टल गया है, पर अब एक नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई है। एक ऐसी दुनिया जहां खाने की इतनी कमी है, वहां अब एक और पेट भरने के लिए आ गया है। यहाँ पर लड़की का दिल हमदर्दी से भर जाता है और वो एक सुझाव देती है कि क्यों ना हम इस आदमी को अपने साथ रहने दें, कम से कम तब तक जब तक हम इस नदी के पास हैं। और बस यही छोटी सी बात बच्चों के बीच में एक बड़ी बहस छेड़ देती है। सवाल ये उठता है कि क्या करुणा ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदा रहना? लड़का, जिसको इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी का एहसास है, वो इस बात को तुरंत मना कर देता है। वो साफ साफ बताता है कि इसके पीछे असल खतरे क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके 2 नजरिए कैसे आमने सामने टकराते हैं। एक तरफ है लड़की का नजरिया, जो पूरी तरह से भावनाओं पर, हमदर्दी पर टिका है, और दूसरी तरफ है लड़के का नजरिया, जो जिंदा रहने की कठोर सच्चाई और व्यावहारिकता पर आधारित है। लड़के को लगता है कि उसने जो फैसला लिया है वो एकदम लॉजिकल और सही है, लेकिन शायद वो एक सच्ची मासूम भावना की ताकत को कहीं ना कहीं कम आंक रहा है। और ये बहस अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच जाती है, एक ऐसा पॉइंट जहां जिंदा रहने के सारे तर्क, सारी लॉजिक भावनाओं के सामने हार जाती है। जब लड़का अपनी बात पर अड़ा रहता है ना, तो लड़की की हमदर्दी और उसकी बेबसी आंसू बनकर बह निकलती है। वो कुछ कह नहीं पाती, बस रोने लगती है। और फिर वही होता है जो शायद किसी भी लड़के के साथ होता। लड़की के आंसू देखते ही उसका दिल और उसकी इच्छा शक्ति दोनों टूट जाते हैं। उसके बनाए हुए सारे तर्क और नियम एक पल में ढह जाते हैं। तो फैसला अब शब्दों से नहीं होता, बल्कि दया का एक छोटा सा इशारा ही काफी होता है। लड़का मान तो गया है, पर उसका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि वो आने वाले खतरे को लेकर बहुत बहुत ज्यादा चिंतित है। और उनकी इस इंसानियत की परीक्षा तुरंत ही होती है। बच्चे जिंदा रहने की एक ऐसी भयानक हकीकत का सामना करते हैं जिसे देखकर वो हिल जाते हैं। जैसे ही उस आदमी को एक मरा हुआ जानवर दिखता है, वो बिना एक पल सोचे, बिना कुछ देखे, किसी जंगली की तरह उस पे झपट पड़ता है। वो उस लाश पर एक जानवर की तरह टूट पड़ता है और उसे कच्चा ही खाने लगता है। बच्चों के लिए ये एक डरावना और दिल दहला देने वाला नजारा था। और बस ये एक ही मंजर उस आदमी की और इस बेरहम दुनिया की वो भयानक सच्चाई दिखाने के लिए काफी है, जिसमें ये बच्चे जीने को मजबूर हैं। असल में वो किसको बचाकर लाए हैं। तो अब वे तीनों साथ तो चल रहे हैं, लेकिन उनके इस छोटे से ग्रुप में अपनेपन की जगह डर और अनिश्चितता ने ले ली है। आग के पास तो सब बैठे हैं, लेकिन इस साथ में कोई अपनापन नहीं है। सिर्फ एक तनाव भरी खामोशी और एक अनकही दूरी है जो साफ दिखाई देती है। उनका सफर जारी है, लेकिन अब वे दुनिया के खिलाफ सिर्फ 2 दोस्त नहीं हैं। वे अब एक बेचैन तिकड़ी बन चुके हैं, जो एक ऐसे फैसले से बंधे हैं जो उन्हें बचा भी सकता है और शायद बर्बाद भी कर सकता है। तो उन्होंने दया को तो चुन लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस दया की आखिरी कीमत क्या होगी? तो चलिए, आज हम द होराइजन की दुनिया में एक बार फिर से चलते हैं और इस बार एक ऐसे चैप्टर को देखेंगे जो आपको सच में अंदर तक हिला देगा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदा रहने की कीमत पर एक बहुत ही गहरा, बहुत ही जरूरी सवाल है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें जो अकेलापन है, जो सवाल छुपा है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए।
सोचिए, जब दुनिया आपसे सब कुछ छीन ले तो इंसानियत की क्या कीमत बचती है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस वीरान उजाड़ दुनिया में। हमारे सामने हैं दो बच्चे, बिल्कुल अकेले, और उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे आदमी से जो भूख से तड़प रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक आम मुलाकात है या फिर कुछ बहुत ही भयानक होने की शुरुआत? आप देखिए कैसे ये तीनों एक दूसरे से दूर खड़े हैं। ये जो दूरी है ना, ये सिर्फ कुछ कदमों की नहीं है, ये भरोसे और डर के बीच की एक बहुत बड़ी खाई है। और इस सीन में जो खामोशी है वो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। और फिर ये होता है, एक तरफ लड़की अपनी मासूमियत में उसे खाना देती है, एक बहुत ही नेक काम, लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी, उसकी भूख हर चीज पर हावी हो जाती है और वो खाना छीन लेता है। बस ये दो पैनल मासूमियत और हताशा की पूरी कहानी कह देते हैं। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है, तुम चोरी नहीं कर सकते। वो उन नियमों की बात कर रही है जो शायद इस दुनिया में अब मायने ही नहीं रखते। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा नियम हो, वहां सही और गलत का क्या मतलब रह जाता है? इस तनाव और डर के बीच कहानी अचानक एक मोड़ लेती है। ठीक जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अंधेरा ही अंधेरा है, तभी हमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। एक बहुत ही खूबसूरत शांत पल। बस एक पल के लिए इस तस्वीर को देखिए। बच्चे साथ बैठे हैं और आसमान जुगनू और तारों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये आर्ट अपने आप में पूरी कहानी है। एक लम्हे के लिए इस दुनिया की सारी नफरत, सारी परेशानियां इस खूबसूरती के सामने छोटी पड़ जाती हैं। और फिर ये होता है, पहली बार उनके हाथ एक दूसरे को छूते हैं और वो एक सच्ची मुस्कान शेयर करते हैं। ये जो छोटे छोटे पल है ना, यही उनके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। और इसी वजह से जो आगे होने वाला है वो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला बन जाता है। ये पल, ये बचपन की मासूमियत का एक छोटा सा लम्हा है इस अंधेरे में। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, अक्सर बड़े तूफान से पहले माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, और यही शांति आने वाले खतरे को और भी ज्यादा भयानक बना रही है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो शांति, वो सुकून एक झटके में टूट कर बिखर जाता है। हमला बिल्कुल अचानक होता है। वो आदमी लड़के को एक ही बार में बेहोश कर देता है और लड़की को पकड़ लेता है। बस पल भर में वो खूबसूरत रात एक डरावने सपने में बदल जाती है। लड़के को जैसे ही होश आता है, वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है। इस पैनल में जो केओस है, जो बेचैनी है, वो साफ दिख रही है। ये एक बच्चे की अपनी दोस्त के लिए आखिरी लड़ाई है। और जब उसे लगता है कि वो ऐसे नहीं जीत पाएगा, तो उसकी हताशा हिंसा में बदल जाती है। वो एक चाकू उठा लेता है। अब ये सिर्फ बचाव नहीं रहा, ये जिंदा रहने की जंग बन चुकी है। और फिर वो हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी दोस्त को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लड़के को एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। इस एक पल में उसकी मासूमियत मर जाती है। लड़ाई तो खत्म हो गई, बाहर खामोशी है, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू हुआ है उनके मन के अंदर। जिस तरह से वो आदमी गिरता है, जैसे अंधेरे में घुल रहा हो, ये बहुत सरियल है। ऐसा लगता है जैसे ये हकीकत है ही नहीं, कोई सपना हो। ये दिखाता है कि बच्चे कितने गहरे सदमे में हैं। वो जो हुआ है उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आंखों में देखिए, कोई राहत नहीं है, कोई जीत का एहसास नहीं है, बस एक खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जो बता रहा है कि उन्होंने कुछ जीता नहीं, बल्कि बहुत कुछ खो दिया है। यहाँ कोई डायलॉग नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। और फिर आखिर में लड़की टूट जाती है। अब जाके सदमा हटता है और जो हुआ है उसकी भयानक सच्चाई उन पर हावी हो जाती है। ये आंसू उस बोझ के हैं जो उन्हें शायद जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक जब लगता है कि शायद अब वो सुरक्षित है, कहानी एक और, शायद पहले से भी ज्यादा डरावना मोड़ लेती है। जिंदा बचना उनके लिए आसानी नहीं, बल्कि एक नई तरह की गुलामी लेकर आता है। उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता, एक पल का सुकून मिलता नहीं कि कोई और उन्हें पकड़ लेता है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में सेफ्टी या सुरक्षा जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब एक धोखा है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक ट्रक के पीछे कैद होते हैं
और जो लोग उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं वो किसी मकसद की बात कर रहे हैं। मतलब अब खतरा भूख नहीं है, अब खतरा एक सोच है, एक आइडियोलॉजी। और कई बार एक खतरनाक सोच भूख से भी ज्यादा जानलेवा होती है। वो कहते हैं हमें बहुतों को बचाने के लिए कुछ को कुर्बान करना ही होगा। सदियों से दुनिया ऐसी ही चलती आई है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। ये एक ठंडी, बेरहम सोच है जो बच्चों के संघर्ष को एक बिल्कुल ही अलग रंग दे देती है। ये एक नया छिपा हुआ खतरा है। उन्हें एक अनजान शहर की तरफ ले जाया जा रहा है और उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, असली मॉन्स्टर कौन है? वो एक आदमी जो भूख के लिए मार रहा था, या ये लोग जो एक बड़े मकसद के नाम पर कुर्बानियां मांग रहे हैं? क्या दोनों में कोई फर्क है? या शायद इस दुनिया में जिंदा रहने की कीमत ही यही है कि हर किसी को थोड़ा बहुत मॉन्स्टर बनना ही पड़ता है? तो द होराइजन के पिछले अध्याय में हमने कहानी को कहाँ छोड़ा था, याद है? बच्चों का सफर उन्हें सीधा एक जाल में ले गया था। तो चलिए आज ठीक वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 6 के साथ, जिसका नाम है द मैन इन अ सूट। तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, बच्चों की जान दांव पर लगी हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बच्चों को कुछ हथियारबंद लोगों ने पकड़ लिया है। मतलब इस दुनिया की जो बेरहम सच्चाई है ना, वो अब उनके ठीक सामने खड़ी है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल बेबस हैं। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? पकड़ने वालों में से एक उन्हें सलाह देता है कि बड़े होकर बुरे काम मत करना। मतलब सोचिए जरा, ये शब्द उस दुनिया के बारे में कितना कुछ बताते हैं जहां बुराई करने वाला ही आपको अच्छा बनने की सलाह दे रहा है। क्या विडंबना है। लेकिन ठीक जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कोई या कुछ अचानक बड़े ही हिंसक और रहस्यमयी तरीके से बीच में आ जाता है। और फिर कहीं से अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। बस एक गोली, और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई है जो दूर से एक एक करके इन लुटेरों को निशाना बना रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, हमला आ कहां से रहा है। ये लुटेरे छिपने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गोलियां चलती जा रही हैं और उन हथियारबंद लोगों में भगदड़ मची हुई है। हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। एक और गोली और एक और निशाना। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो भी ये गोलियां चला रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी प्रिसिजन, उसकी सटीकता कमाल की है। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है कि आखिर ये है कौन। इस पूरी उथल पुथल और गोलियों की आवाज के बीच कहानी हमें एक नए किरदार से मिलवाती है, जैसा कि कहा गया है। और इस तरह वो लड़का और लड़की उस सूट वाले आदमी से मिले, और ये है वो उनका बचाने वाला, हाथ में राइफल लिए, एकदम शांत, एकदम संयमित। देखिए तो सही, एक तरफ उसके काम कितने हिंसक हैं और दूसरी तरफ उसका पहनावा किसी बिजनेसमैन जैसा। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना। आखिर ये आदमी है कौन और उसने इन बच्चों को बचाया क्यों? तो उस एक्शन और सस्पेंस के बाद कहानी का माहौल अचानक से बदल जाता है। अब सब कुछ शांत है, लेकिन एक अनिश्चितता भी है। जब बच्चों की आंख खुलती है तो वे खुद को एक बिस्तर पर पाते हैं। सोचिए, कितने समय बाद उन्हें ऐसी सुरक्षित जगह मिली होगी। उनके घावों पर मरहम पट्टी भी की हुई है। ये आराम, ये सुरक्षा, ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एहसास है। लेकिन इस आराम के बावजूद लड़का अभी भी सतर्क है। वो कहता है, हम अभी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। और ये बात समझ भी आती है ना? एक तरफ तो जान बचने की राहत है, पर दूसरी तरफ इस बेरहम दुनिया ने उन्हें सिखाया है कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़का आगे सोचता है कि अगर वो आदमी नहीं आता तो शायद हम मर चुके होने की कामना कर रहे होते। मतलब वो समझ रहा है कि उनका हश्र कितना बुरा हो सकता था, और अब एक तरह से वो उस आदमी के कर्जदार हैं। इतने डर और अनिश्चितता के बीच भी लड़की उनके रिश्ते को, उनके बंधन को फिर से मजबूत करती है। वो जोर देकर कहती है, हमें एक साथ चलते रहना है। ये दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका एक दूसरे का साथ देने का इरादा पक्का है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां हमें ये पता चलना शुरू होता है कि उन्हें बचाने के पीछे का असली मकसद क्या था। और ये कोई रहमदिली नहीं, बल्कि एक सौदा है। खाने की मेज पर वो शांत आदमी अपना प्रस्ताव रखता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इलाज और खाना दूंगा, लेकिन बदले में
तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो ये जो पनाह है, ये मुफ्त में नहीं मिली, इसकी एक कीमत है। ये आदमी अब सिर्फ एक बचाने वाला नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जिसका अपना एक मकसद है। पर सवाल वही है कि आखिर उसका मकसद है क्या? और फिर वो आदमी उन्हें एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में ले जाता है। चारों तरफ बस खाली सर्वेलेंस मॉनिटर्स हैं। यही है उनका नया घर और यही है उनका नया काम। ये जगह देखने में कितनी अजीब और डरावनी लगती है ना? तो सौदा क्या है? बहुत सीधा साधा। स्टेप 1, उन्हें खाना, रहने की जगह और इलाज मिलेगा। स्टेप 2, उन्हें इन स्क्रीन्स पर पूरे शहर पर नजर रखनी होगी। और स्टेप 3, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी खबर देनी होगी। मतलब उनका जिंदा रहना अब सीधे सीधे इस काम से जुड़ गया है। और बच्चे अपना काम शुरू कर देते हैं। वो मॉनिटर्स पर हथियारबंद लोगों को देखते हैं और फौरन उनकी लोकेशन बताते हैं। एक तरह से वो अब उस सूट वाले आदमी की आंखें और कान बन चुके हैं। और जैसे ही बच्चे जानकारी देते हैं, वो आदमी फौरन एक्शन लेता है। वो सड़कों को इन खतरों से साफ कर देता है। अब हमें इस पूरी निगरानी के पीछे का ठंडा और बेरहम मकसद समझ आता है। वो अपने तरीके से शहर को साफ कर रहा है। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्हें सुरक्षा तो मिल गई, ये सच है, लेकिन क्या इसकी कीमत उन्होंने अपनी आज़ादी देकर चुकाई है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है कि उनकी इस नई जिंदगी की असली कीमत क्या है। क्या ये सौदा वाकई में उनके हक में है? तो पिछले अध्याय में जहां कहानी रुकी थी, उसके ठीक बाद हमारे दोनों बच्चे अब एक अजीब रहस्यमयी आदमी की पनाह में हैं। सवाल ये है कि ये पनाह असल में पनाह है भी या एक और ज्यादा खतरनाक जाल? हाँ, तो सवाल यही है, क्या अमन कायम करने के लिए खुद एक हैवान बनना पड़ता है? द होराइजन का चैप्टर 7 हमें सीधा इसी मुश्किल सवाल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए कह सकते हैं इस डरावनी सोच को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत किसी एक्शन सीन से नहीं होती, नहीं, बल्कि एक खामोश डिनर टेबल से होती है। सोचिए, एक कमरा, 3 लोग और चम्मचों की हल्की हल्की आवाज, बस। लेकिन इस खामोशी में जो टेंशन है ना, वो किसी भी गोली की आवाज से ज्यादा है। और यही माहौल एक बहुत ही मुश्किल बातचीत की शुरुआत करने वाला है। और इस चुप्पी को तोड़ती है लड़की। उसका सवाल बहुत सीधा है, बहुत मासूम, पर वो अपने अंदर पिछले चैप्टर की सारी वहशत समेटे हुए है। वो पूछती है, क्या वो सब लोग मर गए? जवाब में वो आदमी हाँ या ना नहीं कहता। वो सवाल का पूरा बोझ घुमाकर वापस इन बच्चों पे डाल देता है। सीधे उनकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा आदमी हूं? मतलब सोचिए, क्या जवाब दे बच्चे इस सवाल का? और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये आदमी कोई टिपिकल विलन नहीं है जो गुस्से में या इमोशंस में आके कुछ करता हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके हर एक्शन के पीछे एक ठंडा, कैलकुलेटेड और बेहद क्रूर लॉजिक है। उसकी फिलॉसफी बहुत सीधी सादी है। वो कहता है, देखो, चाहे कोई अच्छे मकसद के लिए बंदूक उठाए या बुरे, जिसके हाथ में बंदूक है वो मारने की नीयत रखता है। मतलब इरादे क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसके पास मारने की ताकत है। और फिर आता है उसकी सोच का सबसे खतरनाक हिस्सा। वो कहता है, मैं जितने ज्यादा बंदूक वाले लोगों को मारूंगा, दुनिया उतनी ही शांत होगी। ये एक तरह का भयानक हिसाब है, शांति लाने के लिए और जाने लेना। है ना अजीब? और अपने इस अजीब से लॉजिक को सही साबित करने के लिए वो सबूत क्या देता है? वो उन बच्चों की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, तुम जिंदा हो, यही मेरे तरीकों के सही होने का सबूत है। मतलब तुम मेरी वजह से जिंदा हो, इसलिए मेरा रास्ता सही है। अब इस खतरनाक लॉजिक को सुनकर दोनों बच्चे, जो अब तक एक दूसरे का सहारा थे, वो 2 अलग अलग रास्तों पर खड़े नजर आते हैं। उनके रिएक्शंस बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे हैं। लड़की इसे सिरे से नकार देती है। वो रोते हुए कहती है, लेकिन हम सब इंसान हैं। उसके लिए इंसानियत वो लाइन है जिसे किसी भी हाल में, किसी भी लॉजिक के लिए पार नहीं किया जा सकता। पर उस आदमी के लिए इंसानियत शायद एक कमजोरी है। उसका जवाब सीधा और सपाट है, तुम कुछ ना करके किसी को नहीं बचा सकते। बेसिकली वो 2 ही ऑप्शन दे रहा है, या तो कमजोर रहो और सब कुछ होने दो, या फिर बचाने के लिए मेरी तरह बन जाओ। और ये सीन, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ लड़की है जो इंसानियत को पकड़े हुए है, और दूसरी तरफ लड़का जो एक मुश्किल फैसला ले रहा है। एक ही छत के नीचे मासूमियत और क्रूरता के 2 रास्ते खुल जाते हैं। लड़का अपना रास्ता चुन लेता है। वो उस आदमी से कहता है, मुझे सिखाओ। और बस यहीं से शुरू होता है क्रूरता का पहला सबक।
तो लड़की नीचे रह जाती है अकेली, और लड़के को वो आदमी एक छत पर ले जाता है जहां उसे राइफल थमा दी जाती है। ट्रेनिंग शुरू होती है। और देखिए, ये ट्रेनिंग सिर्फ बंदूक चलाने की नहीं है, असली सबक है अपने इमोशंस को काबू करना। वो आदमी सिखाता है, अगर किसी को बचाना है तो तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा, इतना प्रैक्टिकल कि वो लगभग क्रूरता लगे। और ये सबक सिर्फ थ्योरी नहीं है, बहुत जल्द प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाता है। उस आदमी को दूर कुछ लोग दिखते हैं और वो लड़के के लिए सिर्फ एक लाइव टारगेट प्रैक्टिस बन जाते हैं। जब एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो लड़के के अंदर की इंसानियत उसे रोकती है। वो कहता है, शायद हमें उसे जाने देना चाहिए, अब तो उसके पास बंदूक भी नहीं है। पर उसका टीचर, वो आदमी, उसके हर सवाल को अपने ठंडे लॉजिक से काट देता है। इस सीन में लड़के की आंखों में जो कश्मकश है वो देखने लायक है। उसका दिमाग उस आदमी के लॉजिक को मान रहा है, लेकिन दिल अभी भी इस हकीकत को पूरी तरह से अपना नहीं पा रहा है। और चैप्टर का अंत लड़के के इस फैसले पर, इस नए रास्ते पर एक तरह से मुहर लगा देता है। तो आखिर में हमारे सामने क्या तस्वीर है? दो बच्चे जो कभी एक थे, अब दो अलग अलग दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। लड़का अब शिकारी की दुनिया में कदम रख चुका है और लड़की खिड़की के दूसरी तरफ से ये सब देखने वाली एक खामोश गवाह बनकर रह गई है। लड़के ने बचाने का रास्ता चुना, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी की हिफाजत करने के लिए अगर खुद अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खोना पड़े तो क्या ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं है? द होराइजन की हमारी कहानी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि बच्चे कैसे एक रहस्यमयी आदमी से मिलते हैं। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे अध्याय 8 के साथ। ये अध्याय है जिंदा रहने और इंसानियत के बीच की एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई का। इस चैप्टर की शुरुआत ही आप कह सकते हैं उम्मीद से नहीं होती, बल्कि होती है एक बहुत ही गंभीर बात से। बच्चों का जो ये रहस्यमयी बचाने वाला है वो एक कड़वी सच्चाई बताता है, और यहीं से आप समझ लीजिए दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराव की नींव रखी जाती है। तो कहानी पहुंचती है उस आदमी की गगनचुंबी इमारत में। ऊपर से देखने पर तो ये एक सुरक्षित जगह लगती है, पर सच तो ये है कि ये सुरक्षा सिर्फ एक दिखावा है, एक सुनहरा पिंजरा। इस नकली शांति के पीछे जिंदा रहने का एक बहुत ही क्रूर सबक छुपा हुआ है। हाँ, बच्चों को यहाँ खाना मिलता है, बिस्तर मिलता है, आराम करने का एक मौका मिलता है, लेकिन उनकी फुसफुसाहट में भी ये डर साफ है। वो जानते हैं कि ये सब कुछ वक्त के लिए है, ये सुरक्षा शर्तों पर आधारित है। और ये कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ एक बच्चा सो रहा है और दूसरी तरफ दूसरे बच्चे को इस नई बेरहम दुनिया के हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। यहीं पर उस आदमी का असली इरादा साफ हो जाता है। ये कोई बचाव मिशन नहीं है, ये तो उसके अपने स्याह फलसफे की एक क्लास है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो लड़की है वो अपनी पूरी हिम्मत और हमदर्दी के साथ उस आदमी के इस हिंसक रास्ते पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि एक और रास्ता हो सकता है। उसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। वो बस इतना चाहती है, मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। ये एक लाइन हिंसा के लिए दिए गए हर मुश्किल तर्क को काट देती है। ये उस मासूमियत की आवाज़ है जिसे वो दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस आदमी से कहती है कि वो ये सब रोक दे, उनके साथ आ जाए, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, मुझे यही करना है। और बस इसी एक पल में हमें दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव दिखता है। एक तरफ है जुड़ाव की गुहार और दूसरी तरफ एक अकेला हिंसक मिशन। तो अब सवाल उठता है कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए उसके इस अजीब और भयानक तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है, मैं मानव जाति को उसकी बीमार अवस्था से उबरने में मदद कर रहा हूँ। सोचिए जरा, वो अपनी इन सामूहिक हत्याओं को ऐसे देखता है जैसे कोई डॉक्टर किसी घाव से इन्फेक्शन साफ कर रहा हो। उसका तर्क ये है कि वो पूरी इंसानियत को बचाने के लिए बस बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है। और लड़की का जवाब सीधा, सच्चा और दिल को छू लेने वाला है। वो चीख कर कहती है, लेकिन लोग बैक्टीरिया नहीं हैं। और बस यहीं इस एक लाइन में इस पूरे टकराव का सार छिपा है। एक तरफ ठंडा बेरहम तर्क और दूसरी तरफ इंसानियत की एक हताश पुकार। तो बेसिकली यहाँ पर दो फिलॉसफीज आमने सामने हैं। आदमी का सिद्धांत है कि अंत जरूरी है, चाहे रास्ता कोई भी हो। उसके लिए लोग एक भीड़ हैं जिन्हें मैनेज करना है और जिंदा रहने के लिए इंसानियत को कुर्बान करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ लड़की का मानना है कि हर जिंदगी की अपनी कीमत है। लोग प्यार करने के लिए बने हैं, मैनेज करने के लिए नहीं। और इंसानियत ही वो चीज़ है जो जिंदा रहने को सार्थक बनाती है।
अब तक जो बातें सिर्फ थ्योरी में थीं, वो एक भयानक हकीकत बन जाती हैं। वो आदमी लड़के के सामने एक ऐसा इम्तिहान रखता है, एक ऐसी चॉइस जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और इंस्ट्रक्शंस देखिए कितने मशीनी हैं। अपने लक्ष्य के सीने पर निशाना साधो, सांस रोको और धीरे से ट्रिगर खींचो। ये सब इसलिए ताकि मारने जैसा घिनौना काम भी एक रूटीन जैसा लगे, जिसमें कोई इमोशन न हो। वो बस एक बार हिचकिचाने की इजाजत देता है। लेकिन लक्ष्य कोई बेजान पुतला नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है। और कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों में से एक जिन्होंने पहले इन बच्चों को किडनैप किया था। अब ये टेस्ट और भी ज्यादा पर्सनल हो गया है। वो आदमी देखना चाहता है कि क्या बदले की भावना लड़के को मारने पर मजबूर कर देगी। तो अब सवाल यही है, क्या वो जिंदा रहने के लिए अपनी इंसानियत को दांव पर लगा देगा? कहानी हमें बताती है कि उसकी हिचकिचाहट उसकी विल पावर से ज्यादा मजबूत थी। वो ये बात समझ रहा था कि अगर उसने ट्रिगर दबाया तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मारेगा, बल्कि खुद के अंदर के उस इंसान को भी मार देगा जो वो अब तक था। एक लंबा तनाव भरा सन्नाटा, और फिर एक आवाज गूंजती है, बैंग। लेकिन उसने जान लेने के लिए गोली नहीं चलाई, उसने उस आदमी के पैर में गोली मारी। उसने तीसरा रास्ता चुना। न तो वो चुपचाप खड़ा रहा और न ही उसने हत्या की। ये एक तरह का नैतिक समझौता था, उसका अपना बनाया हुआ एक नया रास्ता। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, लड़के के इस काम पर उस आदमी का रिएक्शन। और इसी से पता चलता है कि इस टेस्ट का असली मकसद क्या था। लड़का अपना फैसला समझाता है। वो कहता है, वो हमारी ही तरह एक इंसान है। मैं उसे अभी नहीं मार सकता जब वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मतलब साफ है, ये बदला नहीं, न्याय है। उसने सजा दी, खतरे को खत्म किया, लेकिन अपनी इंसानियत को बचाते हुए। और तब वो आदमी राज खोलता है। वो बताता है कि लड़का टेस्ट में पास हो गया। पास इसलिए नहीं हुआ कि उसने किसी को मारा, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने आंख बंद करके ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उसने गुस्से या बदले में काम नहीं किया, उसने तर्क से काम लिया और अपनी एक अलग नैतिक समझ दिखाई। यहाँ हमें दो रास्ते साफ दिखते हैं, शिक्षक का रास्ता और छात्र का रास्ता। वो आदमी उस कैदी को मारकर अपने क्रूर कोड पर तो कायम रहता है, लेकिन वो अपने छात्र को एक अलग, थोड़ा सा ज्यादा रहम वाला रास्ता बनाने की आज़ादी देता है। तो लड़के ने अपना खुद का एक नैतिक कोड बनाकर ये मुश्किल परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। इस पूरी तरह से टूट चुकी दुनिया में क्या इस तरह का कोड सच में जिंदा रह सकता है? क्या इस एक काम ने उसकी रूह को बचा लिया है, या ये उसी अंधेरे रास्ते पर उसका पहला कदम है जिस पर उसका शिक्षक पहले से चल रहा है? तो पिछले अध्याय में हमने देखा था दो बच्चे अपनी कभी न खत्म होने वाली यात्रा में, और उन्हें लगा कि चलो एक उम्मीद की किरण मिली है। सूट पहने एक आदमी के रूप में एक सुरक्षित ठिकाना। लेकिन इस तबाह हो चुकी दुनिया में क्या वाकई कोई चीज सेफ होती है? सुरक्षा अक्सर एक छलावा ही तो होती है। और ये अध्याय ये हमें एक ऐसी उलझन में ले जाता है, एक ऐसे नैतिक दलदल में जहां सही और गलत के बीच की लकीर मानो धुंधली पड़ जाती है। हर फैसले की एक कीमत होती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम कानून नहीं है, वहां आप किस पर भरोसा करेंगे? ये सवाल यही इस पूरे चैप्टर की जान है। जहां सब कुछ टूट चुका हो, वहां विश्वास का मतलब ही क्या रह जाता है? और यही कश्मकश, यही अनिश्चितता हमारे किरदारों को हर कदम पर परखेगी। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही शांत से पल से। चारों तरफ तबाही का शोर है और उसके बीच ये दो बच्चे घर घर खेल रहे हैं। एक ऐसी मासूमियत जो इस दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, कि ऐसी शांति के नीचे अक्सर एक तूफान छिपा होता है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। लड़की के लिए सबसे जरूरी क्या है? उस लड़के की देखभाल करना। वो अभी भी कमजोर है ना? तो वो बस उसके लिए खाना पकाना चाहती है। एक छोटा सा मामूली सा काम, लेकिन यही तो उनकी बची खुची इंसानियत का सबूत है। पर होता क्या है, एक छोटी सी चीज कम पड़ जाती है और बस उसी एक चीज की तलाश उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो उनके इस टेम्पररी घर के सारे राज खोल कर रख देगी। और उसे जो मिलता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तहखाना पूरा का पूरा खाने पीने के सामान से भरा हुआ है। इतना सामान कि शायद उन्हें फिर कभी भूखा ना रहना पड़े। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है जैसे मानो जन्नत मिल गई हो। पर इस जन्नत की बुनियाद एक बहुत ही भयानक सच पर रखी गई थी। और बस
यहीं पर वो उम्मीद का बुलबुला फूट जाता है। एक मामूली सी चीज ढूंढने की कोशिश उसे एक ऐसी सच्चाई के सामने ला खड़ा करती है जो न सिर्फ उसे डरा देगी बल्कि उसकी अच्छाई और बुराई की पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। खाने के सामान के ठीक पीछे उस अंधेरे में उसे एक आदमी दिखाई देता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ। कहानी की वो जो मासूम सी शुरुआत थी ना, वो अब एक खौफनाक हकीकत बन चुकी है। लड़की अब एक ऐसे राज का हिस्सा बन गई है जो इसे एक बहुत ही मुश्किल, एक नामुमकिन से मोड़ पर ले आया है। अब देखिए, लड़की का रिएक्शन बहुत सीधा साधा है, जैसा किसी बच्चे का होता है। उसकी दुनिया में या तो कोई अच्छा होता है या बुरा, और जो लोगों को मारता है वो बुरा है। सिंपल है ना? ये एक आसान सा हिसाब है। पर ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, और उसका ये हिसाब अब पूरी तरह से गड़बड़ाने वाला है। वो कैदी कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो अच्छाई बुराई की उस लकीर को ही मिटा देता है जिस पर वो बच्ची अब तक यकीन करती आई थी। वो कहता है, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर कोई थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी। अब ये जवाब उस बच्ची के दिमाग में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और फिर वो एक ऐसा दाव चलता है जिससे सारा का सारा मॉरल बर्डन उस बच्ची पर आ जाता है। वो एक तरह से आईना दिखा रहा है कि हाँ, मैंने गलत किया होगा, पर क्या किसी को मरते हुए देखना, जब आप मदद कर सकते हो, क्या वो कम गलत है? अब ये सवाल सिर्फ उस कैदी की आज़ादी का नहीं रहा, अब ये उस लड़की की अपनी इंसानियत का सवाल बन गया है। तो अब वो लड़की सिर्फ देखती नहीं रह सकती, उसे एक फैसला लेना होगा, उसे चुनना होगा। और उसका ये एक फैसला सिर्फ उस कैदी की जान नहीं बचाएगा, बल्कि उसकी और उस लड़के की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख देगा। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक बच्ची नहीं है। वो जज्बातों में बहकर कोई बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं उठाती। नहीं, वो एक पूरा प्लान बनाती है कि सही वक्त का इंतजार करेंगे, फिर चाबियां ढूंढेंगे और फिर सब साथ में यहाँ से निकल जाएंगे। सोचिए, इस खौफनाक सिचुएशन में भी वो एक लीडर की तरह सोच रही है। ये जो शांति है ना, ये असल में तनाव से भरी हुई है। दो बच्चे जो अब एक बहुत खतरनाक राज के हिस्सेदार हैं, अपनी जिंदगी की शायद सबसे मुश्किल रात की तैयारी कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी आहट, हर परछाई उनके डर को और बढ़ा रही है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चे तो अपनी छोटी सी दुनिया में भागने का एक छोटा सा प्लान बना रहे हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो एक बहुत बड़े और बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल में सिर्फ मोहरे हैं। और अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी ट्विस्ट सामने आने वाला है। तो जब वो रात में वापस तहखाने में जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कैदी वहां नहीं है, वो जा चुका है। और उसकी जगह कौन खड़ा है? वही सूट वाला आदमी, जो मानो उनका ही इंतजार कर रहा था। उनका पूरा प्लान सामने आ चुका था और वो एक जाल में फंस चुके थे। और फिर वो जो कहता है, इन ठंडे बेजान शब्दों से सारा सच पानी की तरह साफ हो जाता है। वो सब कुछ हमेशा से जानता था। लड़की की वो कश्मकश, उसका प्लान, उसका फैसला, ये सब एक कठपुतली का खेल था। और डोरियां इस आदमी के हाथ में थीं। इन बच्चों का बस इस्तेमाल किया गया था। और यहीं पर हमें पता चलता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। इस आदमी ने अपना पूरा परिवार खो दिया था, उन्हीं लोगों के हाथों जिनका लीडर वो कैदी था। उसका दर्द अब बदले की आग बन चुका था। और ये बदला सिर्फ एक आदमी से नहीं था, ये बदला पूरे शहर से था। और अब बदले की वो आग पूरे शहर को निगलने वाली थी। बच्चों का वो भागने का छोटा सा प्लान अब एक बहुत बड़ी तबाही का हिस्सा बन चुका था। और उन्हें सबसे आगे बैठकर ये पूरा तमाशा देखने पर मजबूर होना पड़ा। सूट वाला आदमी बच्चों से कहता है कि तुम लोग जाओ। और ठीक उसी पल, बिल्कुल एक घड़ी की सुइयों की तरह, वो कैदी और उसके लोग शहर में दाखिल होते हैं, सीधे मौत के मुंह में। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक था। और फिर सब कुछ आग और धुएं में खो जाता है। दूर से वो बच्चे बस देखते रह जाते हैं, उस शहर को जलते हुए जो कुछ देर पहले उनका घर था। ये खौफनाक नज़ारा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक है वो एहसास कि इस तबाही में कहीं न कहीं उनका भी हाथ था। तो आखिर में वो वापस वहीं आ जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था, सड़क पर। हर सेफ जगह, हर ठिकाना एक धोखा निकला। उनके पास अब एक दूसरे के सिवा कुछ भी नहीं है।
और सामने है एक कभी न खत्म होने वाली सड़क। उनका सफर एक बार फिर से शुरू हो गया है। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर उम्मीद एक जाल हो सकती है और हर सुरक्षित ठिकाना बस एक छलावा, तो क्या जिंदा रहने का बस एक ही तरीका बचता है? बस चलते रहना, कभी ना रुकना, हमेशा उस क्षितिज की ओर। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां हमने उसे छोड़ा था। 2 बच्चे, एक अनजानी दुनिया में, सिर्फ एक दूसरे के सहारे। उनका सफर अब एक नए मोड़ पर है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सपने से। एक ऐसा सपना जो शायद आने वाले खतरे का इशारा दे रहा है। जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, और उस अंधेरे में वो लड़का बिल्कुल अकेला है। एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसी उलझन जहां कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। और ये सपना ये और भी ज्यादा डरावना और कंफ्यूजिंग होता जाता है। इस गहरे सन्नाटे में कुछ परछाइयां दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। एक अजीब सा माहौल है। और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो लड़का उस गहरे काले भंवर में समा जाता है और सब कुछ खत्म। या शायद नहीं। तभी अचानक लड़के की आंख खुल जाती है। वो भयानक सपना टूट चुका है। वो अपने आप को एक शांत सुबह में पाता है। लड़की उसके पास ही सो रही है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। उस डरावने सपने के बाद अब कहानी में थोड़ी गर्मजोशी और उम्मीद आती है। इन बच्चों को अपनी मुश्किलों से भरी जिंदगी में आखिरकार खुशी का एक छोटा सा प्यारा सा पल मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं और उन्हें एक छोटी सी कामयाबी मिलती है। ये सिर्फ एक शिकार नहीं है, ये उनके टीम वर्क और उस पर मिले गर्व का एक बहुत ही खास पल है। तारों से भरे आसमान के नीचे जलती हुई आग के पास दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये पल उन्हें सुरक्षा, गर्माहट और अपनेपन का एहसास कराता है, बिल्कुल घर जैसा। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ी खुशियां दे जाती हैं। उन्हें कुछ जामुन मिल जाते हैं और ये उनके लिए सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसने खेलने का एक और बहाना बन जाता है। और ये देखिए, लड़के का एक मजेदार पल, वो एक कांटे को अपनी नाक पर रखकर गैंडा होने का नाटक कर रहा है। ये दिखाता है कि इतने मुश्किल हालातों के बावजूद उनके अंदर की मासूमियत अभी भी जिंदा है। लेकिन उनकी दुनिया में ये शांति शीशे की तरह नाजुक है। और अब आसमान का रंग बदल रहा है। ये एक इशारा है कि खुशी का ये दौर शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। लड़के और लड़की ने कामना की कि ये पल हमेशा के लिए बना रहे। वो बस यही चाहते थे कि ये पल कभी खत्म ना हो। ये उनकी उस गहरी इच्छा को दिखाता है कि उन्हें बस थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए, थोड़ी सी स्थिरता। लेकिन क्या ये इच्छा पूरी होगी? और ठीक उसी वक्त जब वो ये सोच रहे होते हैं, बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। ये एक बदलाव की शुरुआत है, एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ तबाह कर सकता है। तेज बारिश की वजह से वो दोनों अपने छोटे से टेंट में कैद हो जाते हैं। जो जगह कल तक उन्हें महफूज लग रही थी, आज वही एक जेल जैसी लगने लगी है। और अब कहानी में एक और बड़ी चुनौती आती है। लड़का बीमार पड़ गया है और अब उनकी बेबसी बहुत ही खतरनाक तरीके से सामने आने वाली है। लड़का तेज बुखार में तप रहा है, दर्द से कराह रहा है, और लड़की, वो पूरी चिंता के साथ उसकी देखभाल कर रही है। उसकी हर कोशिश में एक घबराहट है, एक डर साफ नजर आ रहा है। इसके बाद लड़की अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और जंगल में उसके लिए जामुन खोजने निकल पड़ती है। हाँ, उसके चेहरे पर डर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने दोस्त को बचाने का इरादा है। पर अफसोस, उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। लड़का इतना ज्यादा कमजोर है कि वो कुछ खा ही नहीं पाता। ये एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला पल है जो हमें दिखाता है कि वो दोनों कितने अकेले और बेबस हैं। लड़की के चेहरे पर आंसू हैं, वो उसे इस हाल में देख नहीं पा रही है और बस धीरे से कहती है, नहीं नहीं। उससे खोने का डर अब उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तूफान अपने साथ एक बिन बुलाया मेहमान ले आता है। उनकी अंदरूनी तकलीफ का सामना अब एक भयानक बाहरी खतरे से होने वाला है। तो सवाल ये है, अपने इस छोटे से ठिकाने में
क्या वो सच में महफूज है? अंधेरे में से 2 चमकती हुई आंखें और गुर्राते हुए दांत दिखाई देते हैं। ये एक भेड़िया है और कहानी हमें ठीक इसी मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है।